हे फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। चंद्रयान 3 का अभी सक्सेसफुल लॉन्च किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने। आप सभी को पता है स्पेस के मैटर्स में हमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए जब 2019 में चंद्रयान 2 के टाइम पे जो फेलियर हुआ था वो हम सब इंडियंस का फेलियर था और अब 2023 में चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल लॉन्च हम सब इंडियंस की विक्ट्री है। अब अगर हम बात करें, आपको पता है इसरो का एक अपकमिंग मिशन है जिसको बोलते हैं शुक्रयान फर्स्ट, जो 2024 में दिसंबर में लॉन्च होगा। खैर, ये तो हुई हमारी करंट अफेयर्स की बात। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव सूट। सीपीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव सूट होता क्या है। रिप्रेजेंटेटिव सूट यानी कि प्रतिनिधिवाद, जिसमें एक पर्सन काफ़ी सारे पर्सन्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट लाइक आपको इतना तो पता लग ही गया होगा इसरो के एग्जांपल से, स्पेस के मैटर्स में हमें इंटरनेशनल लेवल पे इसरो रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसरो की हार हम सबकी हार, इसरो की जीत हम सबकी जीत। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, रिप्रेजेंटेटिव सूट। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। आज का हमारा टॉपिक है सीपीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधिवाद। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कोई किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऑब्जेक्टिव्स, इसके एसेंशियल्स, प्रोविजंस रिप्रेजेंटेटिव सूट के पूरे एक्ट में सीपीसी में कहाँ मेंशन है, ये कहाँ एप्लीकेबल होता है और इससे रिलेटेड कुछ केस लॉज। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम डिस्कस करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और रिप्रेजेंटेटिव सूट में डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सूट यानी कि प्रतिनिधिवाद, अ सूट विच इज फाइल्ड बाय और अगेंस्ट वन और मोर पर्सन्स on behalf of themselves and others having similar interest in the suit is known as representative suit। एक सूट जो एक या एक से ज़्यादा पर्सन इंस्टीट्यूट करते हैं या फिर एक या एक से ज़्यादा पर्सन के अगेंस्ट इंस्टीट्यूट होता है, क्योंकि उन सबका उस सूट में सिमिलर इंटरेस्ट होता है, उसी को बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव सूट। इसका एक एग्जांपल है, ए फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट 50 पीपल हु ट्रेसपास्ड ऑन हिज लैंड। अब यहाँ देखिए, ए की परमिशन के बिना 50 पीपल उसके लैंड के अंदर एंट्री की, ट्रेसपास किया, तो यहाँ सूट क्या होगा, ए वर्सेस बी सी डी ऐसे करके पूरे 50 पर्सन्स का अगर हम नाम डालेंगे तो सूट का टाइटल कितना लंबा हो जाएगा। इसकी जगह हम इसको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ऐसे कर सकते हैं, ए वर्सेस बी सी एंड अदर्स। यहाँ बी और सी तो रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड हैं, जो पूरे 50 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने एक के जो लैंड है उस पर ट्रेसपास किया था, और अदर्स में उन सब बचे हुए लोगों का नाम आ जाएगा जो 48 बचे हुए हैं। 49 50 दो ये हो गए रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड। ठीक है। अब इस सूट में क्या होगा, ए ने जिसके भी अगेंस्ट सूट फाइल किया है, ए वर्सेस बी डॉट सी एंड अदर्स, उन सबको यहाँ पे उनका सिमिलर इंटरेस्ट कैसे इन्वॉल्व है, उन सबको खुद को डिफेंड करना है इस सूट में कि वो एक लैंड में उन्होंने ट्रेसपास नहीं किया, तो सबका सिमिलर इंटरेस्ट है। इस वजह से वो सब मिलके खुद को डिफेंड एक ही सूट में कर सकते हैं, इंस्टीड ऑफ कि ए सब के अगेंस्ट 50 लोगों के अगेंस्ट 50 सूट फाइल करे, वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए वो एक ही सूट में रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सब एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिफेंड कर सकते हैं। अब अगर हम जनरल रूल की बात करें तो जनरल रूल ये है, parties interested in the suit must join it, but the representative suit is an exception of this general rule। हम सबको पता है जनरल रूल यही है कि कोई भी पार्टी जिसका सूट में इंटरेस्ट हो उसको सूट को ज्वाइन करना चाहिए, पर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है जहाँ पे एक पर्सन बहुत सारे पर्सन्स के इंटरेस्ट को, सिमिलर इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये इसका एक्सेप्शन है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, रिप्रेजेंटेटिव सूट का कंसेप्ट आया क्यों, तो इसका जो ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य है वो ये है पब्लिक पॉलिसी, यानी कि पब्लिक जो है उसी की सहूलियत के लिए, उसी की ईज़ के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव सूट का कंसेप्ट आया।
जस्ट लाइक टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, बहुत सारे सूट को अवॉइड करने के लिए एक ही मैटर में। टू प्रिवेंट द एक्सपेंसेस ऑफ पार्टी इनकर्ड इन द सूट्स, आपको पता है जब भी कोई सूट इंस्टीट्यूट होता है, एडवोकेट की फ़ीस हो गई, स्टैम्प ड्यूटी हो गई, डॉक्यूमेंटेशन की फ़ीस हो गई, और भी बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर हम इतने सारे सूट इंस्टीट्यूट करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। तो उन सब से बचने के लिए, टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट फ्रॉम गेटिंग वेस्टेड, और जो कोर्ट का टाइम है उसको वेस्ट होने से रोकने के लिए भी रिप्रेजेंटेटिव सूट का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही लैंड में 50 लोगों ने ट्रेस पास किया, अगर वो सबके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करेगा, ए वर्सेस बी, ए वर्सेस सी, ऐसे करके 50 सूट इंस्टीट्यूट करेगा, तो एक ही मैटर डिसाइड होना है। एक तो कोर्ट में बहुत सारे सूट आ जाएंगे, कोर्ट का टाइम इतना सारा वेस्ट होगा, और एक का भी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि हर सूट को इंस्टीट्यूट करने में उसको अच्छी खासी कॉस्ट अपनी जो है खर्च करनी पड़ेगी, एक्सपेंसेस उसके बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसकी जगह ए उन सब 50 के 50 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सू कर सकता है, और ये उसके लिए एक ईजी ऑप्शन है क्योंकि सब पर्सनस का, उसमें जो 50 पीपल्स हैं उनका एक ही इंटरेस्ट है, सिमिलर इंटरेस्ट है अपने आप को डिफेंड करना कि उन्होंने एक लैंड में ट्रेसपास नहीं किया। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव सूट के एसेंशियल्स की बात करें, कौन से वो एसेंशियल एलिमेंट्स है, कौन सी वो कंडीशंस है जिसमें किसी भी सूट को रिप्रेजेंटेटिव सूट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, तो जो पहला एसेंशियल है वो है न्यूमरस पर्सन्स। अगर एक पर्सन है सिर्फ, तो किसी को रिप्रेजेंट करने का मतलब ही नहीं होता है। जब बहुत सारे पर्सन्स होंगे तभी तो रिप्रेजेंटेटिव सूट का मतलब होता है। तो एक एसेंशियल है, इसमें न्यूमरस पर्सन्स होने चाहिए। अब न्यूमरस पर्सन्स की बात करें तो आपके दिमाग में आ सकता है न्यूमरस पर्सन्स कितने पर्सन्स, कोई एग्जैक्ट काउंटिंग है? ऐसा भी हो सकता है किसी कंडीशन में वो पर्सन्स काउंट करने लायक हों, और किसी कंडीशन में ऐसा हो कि हम पर्सन्स के नंबर को काउंट कर ही नहीं सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है? द नंबर ऑफ पर्सन्स कैन बी एनी and is a matter of fact in each case to be decided by the court that the numerous persons are within the scope to file a representative suit or not। कितने भी पर्सन हो सकते हैं, और एक कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो हर केस के फैक्ट अलग हैं, और उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा कि न्यूमरस पर्सन्स हैं तो ये सूट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, और न्यूमरस पर्सन्स में ऐसे कोई एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है, कितने भी पर्सन हो सकते हैं, वो काउंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम काउंट कर सकें, और कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकते हैं जो काउंट हम नहीं कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, ए के लैंड में 50 पीपल ने ट्रेसपास किया, तो यहाँ पे पर्सन्स काउंटेबल हैं 50, और एक रिप्रेजेंटेटिव सूट है, एक टैक्स पेयर ने सब टैक्स पेयर के बिहाफ पे म्यूनिसपैलिटी के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया है। तो उस कंडीशन में ज़रूरी नहीं है वो सबको पर्सनली जानता हो या उसको पता है एग्जैक्ट कितने टैक्स पेयर हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट नहीं हो सकते, बट उनका सिमिलर इंटरेस्ट है, तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल हो सकता है। सेकेंड एसेंशियल इज सिमिलर इंटरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। न्यूमरस पर्सन्स होने के साथ साथ उन पर्सन्स का उस सूट में सिमिलर इंटरेस्ट होना चाहिए। सिमिलर इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कॉमन इंटरेस्ट हो या कॉमन ग्रीवेंस हो जिसके लिए उन्होंने कोई रिलीफ क्लेम किया हो, और वो रिलीफ सबके लिए बेनिफिशियल हो। द पर्सन मस्ट हैव द सिमिलर इंटरेस्ट एज कंडीशन प्रीसीडेंस, सूट इंस्टीट्यूट होने से पहले ही उनका सिमिलर इंटरेस्ट होना चाहिए, ये एक एसेंशियल कंडीशन है। और यहाँ here it is important to note that there needs to be similar interest and not the same cause of action or any cause of action arise out of same transaction। similar interest का मतलब ये नहीं है कि किसी सेम ट्रांजेक्शन से सेम कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो, सिमिलर इंटरेस्ट का मतलब इससे डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, ए एक बिल्डर है, उसने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनाई, उसने बी को बिल्डिंग अलॉट की, सी को बिल्डिंग अलॉट की, डी को बिल्डिंग अलॉट की, और सबको अलग अलग टाइम पे बिल्डिंग्स अलॉट की, बट सबकी बिल्डिंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई। जस्ट लाइक जो बी है उसकी फ्लोर में प्रॉब्लम आ गई, फ्लोर में बहुत ज़्यादा क्रैक्स हो गए। सी है उसकी वॉल में प्रॉब्लम आ गई, और जो डी है उसकी रूफ में प्रॉब्लम आ गई। इस वजह से बी को भी काफ़ी सारी परेशानी हुई, सी को भी, और डी जो है उसकी रूफ में जब प्रॉब्लम आई उस वजह से उसकी जो फैमिली है उसको इंजरी सस्टेन करनी पड़ी। अब यहाँ जो बिल्डर है उसने सबको अलग अलग टाइम पे फ्लैट्स दिए थे और सबका अलग ट्रांजैक्शन है,
तो इसका कॉज ऑफ एक्शन किसी और टाइम किसी और ट्रांजैक्शन से अराइज हुआ, इसका कॉज ऑफ एक्शन किसी और ट्रांजैक्शन से, और इसका अलग टाइम पे अलग ट्रांजैक्शन से। पर इन सबको यहाँ पे सिमिलर इंटरेस्ट इनका ये है, इन सबको जो बिल्डर है उसको सू करना है, क्योंकि उसने इन्हें बहुत ही ख़राब क्वालिटी की बिल्डिंग्स दी हैं जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम आ रही है। इस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी एक अदर्स का रिप्रेजेंटेटिव बन के, फॉर एग्जांपल बी ने सूट इंस्टीट्यूट किया अगेंस्ट ए, और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सी और डी को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया, तो इस कंडीशन में सिमिलर इंटरेस्ट है, इस वजह से रिप्रेजेंटेटिव सूट इंस्टीट्यूट हो सकता है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका सेम कॉज ऑफ एक्शन हो या फिर सेम ट्रांजेक्शन से वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा हो। जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पार्टीज़ का सिमिलर इंटरेस्ट होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव सूट को इंस्टीट्यूट करने में। यहाँ और एग्जांपल दिए हुए हैं। अ पर्सन डाइज लिविंग बिहाइंड अ नंबर ऑफ क्रेडिटर्स who can file on behalf of all the creditors a representative suit. फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से, सी से और डी से अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीजंस के लिए लोन लिया था, पर अब ए की डेथ हो गई और बी भी चाहता है उसका लोन रिकवर हो, सी भी चाहता है, डी भी चाहता है ए की प्रॉपर्टी से। तो उस कंडीशन में बी जो है सी ओ डी के बिहाफ पे ए के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उन सबका सिमिलर इंटरेस्ट है। भले ही कॉज ऑफ वो जो ट्रांजेक्शन था वो अलग था, कॉज ऑफ एक्शन अलग टाइम पे अराइज हुआ, बट उनका सिमिलर इंटरेस्ट है ए से लोन रिकवर करना। तो इस कंडीशन में वो सबके अगेंस्ट ए के अगेंस्ट सबके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। एक और एग्जांपल है, ए टैक्स पेयर फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द म्युनिसिपैलिटी फॉर मिसयूजिंग द फंड गैदर्ड फ्रॉम टैक्सेस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल टैक्स पेयर। एक टैक्स पेयर ने म्युनिसिपैलिटी के अगेंस्ट वर्सेस एम सूट फाइल किया कि म्यूनिसपैलिटी जो है वो सबके फंड्स को जो उसको टैक्स से कलेक्ट हो रहा है मिसयूज़ कर रही है। तो ऑब्जेक्टिव वो इस कंडीशन में वो सूट रिप्रेजेंटेटिव सूट बन सकता है, क्योंकि वो सब टैक्स पेयर के बिहाफ पे उस सूट को इंस्टीट्यूट कर रहा है, क्योंकि सबका एक कॉमन ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिमिलर इंटरेस्ट ये है कि जो भी वो टैक्स दे रहे हैं उसका मिसयूज़ ना हो। तो यहाँ पे ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है ए, एंड यहाँ पे आएगा अदर टैक्स पेयर वर्सेस म्यूनिसपैलिटी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिमिलर इंटरेस्ट होना चाहिए और काफ़ी सारे पर्सन्स होना चाहिए, और वो जो सिमिलर इंटरेस्ट है वो सेम कॉज ऑफ एक्शन से या सेम ट्रांजेक्शन से अराइज नहीं हो तो भी चलेगा। अब जो हमारा थर्ड एसेंशियल है वो है परमिशन बाय द कोर्ट। कोई भी सूट तब रिप्रेजेंटेटिव सूट की कैपेसिटी में जाएगा जब उसको कोर्ट परमिट करे या कोर्ट डायरेक्शन दे। The person having similar interest in the suit needs to take the permission of the court to file the suit in the representative capacity. And the court can also direct itself to the person to file the suit in the representative capacity. या फिर तो कोर्ट उन पर्सनस को परमिशन देगा कि आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट को लेके आओ सबके बिहाफ पे जिसका भी इसमें सिमिलर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, या फिर कोर्ट खुद से सो मोटो एक्शन लेके डायरेक्ट करेगा। उसके बाद हम बात करें तो एक जनरल रूल ये है, कोर्ट ये परमिशन तब ग्रांट करेगा या डायरेक्शन तब देगा जब सूट इंस्टीट्यूट होगा, इनिशिएशन ऑफ द सूट उसी टाइम पे। बट इस जनरल कंडीशन का एक्सेप्शन ये है कि लेटर स्टेज में भी अगर कोर्ट को शुरू में नहीं लगा बट बाद में लगता है कि सूट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आना चाहिए, तो लेटर स्टेज में इवन एपिलेट स्टेज पे भी वो परमिशन दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है कि इस सूट को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में आप लेके आओ। और परमिशन देने से पहले कोर्ट किस चीज़ को देखेगा, वो देखेगा तो कोर्ट नीड्स टू सी वेदर द कम्युनिटी इंटरेस्ट इन इन्वॉल्व, क्या बहुत सारे लोगों का इसमें एक सिमिलर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इन द सूट बिफोर ग्रांटिंग देम परमिशन टू फाइल द सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। और अगर उसको लगेगा कि हाँ कम्युनिटी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो उस कंडीशन में वो परमिशन दे देगा कि आप सूट को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में फाइल करो। द परमिशन गिवन बाय द कोर्ट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और जो परमिशन है वो कोर्ट एक्सप्रेसली भी दे सकता है कि बोल दे कि आप इस सूट को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में फाइल करो, या फिर इम्प्लाइड यानी कि कोर्ट ऐसा कोई कंडक्ट कर दे जिससे पता लग जाए कि सूट को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में फाइल करने की परमिशन मिल चुकी है। जस्ट लाइक कोर्ट ऑर्डर दे दे कि एक नोटिस पब्लिश करो जिससे सारे जो भी सिमिलर इंटरेस्ट वाले पर्सन है उनको पता लग जाए कि ये सूट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में फाइल होगा। अब जो हमारा फोर्थ एसेंशियल है वो है नोटिस।
जब भी रिप्रेजेंटेटिव सूट होगा तो नोटिस पब्लिश करना मैंडेटरी है। किस लिए, क्या? द कोर्ट नीड टू पब्लिश अ पब्लिक नोटिस एट द एक्सपेंस ऑफ प्लेंटिफ। जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव सूट को इंस्टीट्यूट करने की परमिशन मांग रहा है उसके एक्सपेंस पे, या अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दी है तो जिस पर्सन को डायरेक्शन दिया उसके एक्सपेंस पे जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उस सूट में उन सबको इन्फॉर्म करने के लिए एक पब्लिक नोटिस पब्लिश करेगा। पर्सनली भी सर्विस से भी वो सबको इन्फॉर्म कर सकता है, बट अगर नंबर ऑफ पर्सनस का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और अगर सबको पर्सनली वो इन्फॉर्म करेगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाएंगे। उस कंडीशन में वो एक पब्लिक नोटिस भी पब्लिश कर सकता है। क्यों? उन सबको इन्फॉर्म करने के लिए कि आपका इंटरेस्ट इस सूट में इन्वॉल्व है और अगर आपको चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो टू जॉइन एज रिप्रेजेंटेटिव इन दैट सूट। ठीक है, बट दिस कैन बी डन ओनली इफ दे सेटिस्फाई द कोर्ट दैट देयर सिमिलर इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व इन द केस एंड इट विल बी प्रिजुडिस टू देम इफ दे आर नॉट जॉइंड एज अ पार्टी टू अ सूट। इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, इन्हें कोई सूट इंस्टीट्यूट किया रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, ठीक है, अगेंस्ट एक्स, ए एंड अदर्स वर्सेस एक्स, तो कोर्ट ए के एक्सपेंस पे एक पब्लिक नोटिस पब्लिश करेगा जिससे ये अदर्स में जो भी हैं जिनका भी सिमिलर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो कोर्ट में अप्लाई कर सकें कि ए के साथ साथ हमें भी रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड बनना है। फॉर एग्जांपल, ए बी एंड अदर्स वर्सेस एक्स, क्योंकि अगर हम खुद रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ए के साथ तो हमारे साथ को जो डिसाइड होगा उसमें अन्याय होगा। ये कोर्ट को सेटिस्फाई करने के बाद वो रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसी इंटेंशन की वजह से ये जो नोटिस है वो पब्लिश होता है, पब्लिक नोटिस। नोटिस में क्या चीज़ होनी चाहिए? अब नोटिस का मोटिव तो आपको पता लग गया, जिससे जिसका भी सिमिलर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उनको पता लग जाए कि ऐसा कोई सूट इंस्टीट्यूट हुआ है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, और अगर वो चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं कोर्ट में कि उनको रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड बनना है। अब जो नोटिस है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, वो डिस्क्लोज करेगा सूट का नेचर कैसा है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, सूट में क्या रिलीफ क्लेम किया गया है और किसके अगेंस्ट किया गया है, मेंशन द नेम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड हैं उनका नेम मेंशन करेगा। फॉर एग्जांपल, ए ने सब टैक्स पेयर्स के बिहाफ पे सूट इंस्टीट्यूट किया तो वो ए का नाम मेंशन करेगा वो नोटिस, और वर्सेस म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, जिससे अगर किसी और टैक्स पेयर को लगे कि मुझे भी इस सूट में ज्वाइन करना चाहिए, बाई चांस आर टैक्स पेयर को लगा, तो वो भी ए के साथ ज्वाइन कर सकते हैं अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे, नहीं तो उसके साथ जस्टिस नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए आर एंड अदर्स वर्सेस म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, तो नोटिस पब्लिश करने का मेन मोटिव यही होता है। उसके बाद अगर हम देखें जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है इसकी प्रोविजन सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में कहाँ मेंशन है, तो आप सभी को पता है ऑर्डर 1 रूल 8 जो हमारा सीपीसी में है वो रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है। इसमें क्या बोला गया है, द पर्सन में सू और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन द सेम इंटरेस्ट। जिस भी पर्सन का सेम इंटरेस्ट है उनके बिहाफ पे एक पर्सन सू या डिफेंड कर सकता है किसी भी सूट में। फर्स्ट पॉइंट है इसका, वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट। एक सूट में बहुत सारे पर्सन्स हैं और उनका सेम इंटरेस्ट है। ए में वन और मोर ऑफ सच पर्सन मे विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट सू और सूट और डिफेंड सच सूट ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन्स सो इंटरेस्टेड। अगर किसी में सूट में बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व हैं तो कोर्ट की परमिशन से या कोर्ट उनको डायरेक्शन दे दे, एक पर्सन सबके बिहाफ पे सू कर सकते हैं, सबके बिहाफ पे डिफेंड कर सकता है उस सूट में। और बी पॉइंट है इसका, द कोर्ट में डायरेक्ट, अगर कोर्ट परमिशन दे दे ए पॉइंट या कोर्ट डायरेक्शन दे दे तो भी उस कंडीशन में वो सू कर सकता है और सबके बिहाफ पे डिफेंड भी कर सकता है, बट उनका होना चाहिए उसमें सिमिलर इंटरेस्ट। सेकेंड पॉइंट है, द कोर्ट शैल इन एवरी केस वेयर परमिशन और डायरेक्शन इज गिवन अंडर सब रूल 1 एट द प्लेंटिव एक्सपेंस give notice to the institution of suit to all persons so interested, either by personal service or where there are number of persons or any other cause such service is not reasonably practicable by public advertisement as the court in each case may direct। तो सेकंड पॉइंट इसका बोलता है, जब भी कोर्ट परमिशन देगा या डायरेक्शन देगा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सू करने की तो प्लेंटिफ के एक्सपेंस पे
जब सूट इंस्टीट्यूट होगा उस टाइम पे सब पर्सन को जो इनका भी सिमिलर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है पर्सनल सर्विस से या पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक नोटिस देगा, जिससे उन सबको पता लग जाए कि सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है। थर्ड पॉइंट है एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड और डिफेंडेड अंडर सब रूल 1 में अप्लाई टू द कोर्ट टू बी अ पार्टी टू अ सूट। और जो भी पर्सन है जिनके बिहाफ पे वो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है या जिनके बेनिफिट के लिए वो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, उस नोटिस के पब्लिश होने के बाद वो अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में कि उनको भी एक पार्टी बनाया जाए, उस सूट में रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड बनाया जाए। फोर्थ पॉइंट इज नो पार्ट ऑफ द क्लेम इन एनी सूट शैल बी अबेंडन अंडर एंड नो सच सूट शैल बी विथड्रॉन अंडर सब रूल 3 ऑफ ऑर्डर 1 ऑफ ऑर्डर 20 under sub rule 3 of rule 1 of order 23, and no agreement, compromise or satisfaction shall be recorded in any such case under rule 3 of that order unless the court has given at the plaintiff expense notice to all persons so interested। उस सूट में जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इंस्टीट्यूट हुआ है कोई भी क्लेम छोड़ा नहीं जाएगा प्लेंटिफ की अपनी विश से, या कोई भी सूट ऐसा विड्रॉ नहीं होगा या उसमें किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं होगा अंडर ऑर्डर 23। कंप्रोमाइज या सेटिस्फेक्शन नहीं होगा जब तक कोर्ट परमिशन नहीं दे देता और कोर्ट प्लेंटिफ के एक्सपेंसेस पे सबको जो भी उस सूट में इंटरेस्टेड है नोटिस पब्लिश नहीं कर सकता। यानी कि आपने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कोई सूट इंस्टीट्यूट किया है तो उसमें जो भी डिसीजन आएगा सबके ऊपर बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में कोई भी एग्रीमेंट, कंप्रोमाइज, सेटिस्फेक्शन या सूट को विड्रॉ या कोई भी क्लेम जो आपने क्लेम किया था सबके बिहाफ पे उसको छोड़ना प्लेंटिफ अपनी परमिशन से नहीं कर सकता लाइक नॉर्मल सूट, और इसमें कोर्ट की परमिशन लगेगी, पहले कोर्ट परमिशन देगा और फिर प्लेंटिफ के एक्सपेंस पे सब जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको एक नोटिस दिया जाएगा जिससे उनको भी पता लग जाए कि इसमें कोई भी ऐसे कंप्रोमाइज या एग्रीमेंट होने के चांसेस बन रहे हैं और वो भी अपना जो वैलिड पॉइंट है वो रेज कर सकें। Fifth point is where any person suing or defending in any such suit does not proceed with due diligence in that suit for defense, the court may substitute in his place any other person having the same interest in the suit। अगर किसी भी रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है सबके इंटरेस्ट को वो अच्छे से सूट में अपना डिफेंस नहीं कर पा रहा है, अपना इंटरेस्ट सही से क्लेम नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में जो कोर्ट है वो सब्सटीट्यूट कर देगा उस पर्सन को किसी और पर्सन से जिसका उस सूट में सेम इंटरेस्ट हो। 6 पॉइंट इज अ डिक्री पास इन द सूट अंडर दिस रूल शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन्स on whose behalf or for whose benefit such suit is instituted or defended as the case may be। रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो भी डिग्री पास होगी वो जैसे सब पर्सन्स के ऊपर बाइंडिंग होगी जो भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर जिनके बिहाफ पे या जिनके बेनिफिट के लिए वो सूट इंस्टीट्यूट किया गया है, लाइक नॉर्मल सूट। एक्सप्लेनेशन for the purpose of determining whether the persons who sue or suit or defend have the same interest in the suit is not necessary to establish that such persons have the same cause of action as the persons on whose behalf or for whose benefit if they sue or suit or defend the suit as the case may be। ये वही बात बोल रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट कोई है या नहीं है ये डिटरमाइन करने के लिए ये नेसेसरी नहीं है एस्टैब्लिश करना कि वो सेम कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है या सेम ट्रांजेक्शन से अराइज हो रहा है। जो इम्पॉर्टेंट है वो है एस्टैब्लिश करना कि उन सब पर्सनस का उस सूट में सिमिलर इंटरेस्ट है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है ये कहाँ एप्लीकेबल होगा। ये रिट्स पे एप्लीकेबल होगा, पेटिशन पे और एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल होगा। Or it is important to note here that res judicata is also applicable on the representative suit as per section 11 explanation 6 of CPC। res judicata का कंसेप्ट भी सेक्शन 11 CPC में जो है एक्सप्लेनेशन 6 के अंडर रिप्रेजेंटेटिव सूट पे एप्लीकेबल है। res judicata वैसे क्या होता है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर अभी के लिए बात की जाए तो इसका सिंपल मीनिंग ये है, रेस्ट का मतलब मैटर और जुडिकेटा का मतलब ऑलरेडी डिसाइड, जो मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो अब बार बार उसी मैटर को जो सेम पार्टीज हैं बार बार दूसरे सूट के अंडर उसी मैटर को कोर्ट में लेके नहीं जाएंगी। इसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो भी डिसीजन आएगा हर एक रिप्रेजेंटेटिव उससे बाउंड होगा
और वो बार बार सेम क्वेश्चन को लेके कोर्ट में नहीं जा सकता, जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है एक रिप्रेजेंटेटिव सूट में। जो भी डिसीजन आया वो हर एक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर एप्लीकेबल होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव सूट से रिलेटेड हमें नोट करने बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द कोर्ट कैन ऐड पार्टीज एज रिप्रेजेंटेटिव एट एनी स्टेज। जनरल रूल तो ये है, जो कोर्ट है वो डायरेक्ट करेगा या परमिट करेगा सूट को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इंस्टीट्यूट करने के लिए इनिशिएशन स्टेज पे, बट एपिलेट स्टेज पे या फर्दर किसी भी टाइम जो कोर्ट को लगेगा वो डायरेक्ट कर सकता है किसी सूट को रिप्रेजेंटेटिव सूट बनाने के लिए। तो उस कंडीशन में कोर्ट जो है वो पर्सन्स को एज रिप्रेजेंटेटिव किसी भी स्टेज पे ऐड कर सकता है। A decree in the representative suit is executed as like other decrees and binding on all the persons representative. रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो भी डिक्री पास होगी वो बिल्कुल ऑर्डर 21 में और डिक्रीज की तरह एग्जीक्यूट होगी, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उन सब के ऊपर जो भी वो डिक्री होगी बाइंड होंगे वो सब उस डिक्री से। थर्ड पॉइंट इज no compromise by the representative without the court permission and without the publication of notice can be done. किसी भी तरह का कंप्रोमाइज एग्रीमेंट सेटिस्फैक्शन रिप्रेजेंटेटिव सूट में तब तक नहीं होगा जब तक कोर्ट परमिशन ना दे दे और एक पब्लिक नोटिस पब्लिश ना हो जाए सब रिप्रेजेंटेटिव के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट रिप्रेजेंटेटिव की डेथ पे एबिट नहीं होगा, बल्कि जो कोर्ट है वो जो रिप्रेजेंटेटिव जिसकी डेथ हुई है उसकी जगह किसी और रिप्रेजेंटेटिव को सब्स्टिट्यूट कर देगा उस सूट में। ओरिजिनल पार्टीज कैन ऑल्सो बी सब्सटीट्यूटेड बाय द कोर्ट। जनरल रूल ये है जिस पार्टी ने सूट इंस्टीट्यूट किया है सबके बिहाफ पे उसको सब्सटीट्यूट नहीं किया जाता, बट अगर कोर्ट को लगे कि वो पार्टी सही से अपना पॉइंट नहीं रिप्रेजेंट कर पा रही है उस कंडीशन में ओरिजिनल पार्टी को भी किसी सिमिलर इंटरेस्ट वाले पर्सन से कोर्ट सब्सटीट्यूट कर सकता है। कोस्ट इन द रिप्रेजेंटेटिव सूट यूजुअली पेड बाय द पार्टीज ऑन रिकॉर्ड, बट कोर्ट में ऑर्डर टू पे कोस्ट टू अनरिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स टू पे। यूजुअली एक रिप्रेजेंटेटिव में यही होता है, जो पार्टीज ऑन रिकॉर्ड होती हैं वो कोस्ट पे करती हैं, पर अगर कोर्ट ऑर्डर दे तो वो पार्टी अनरिप्रेजेंटेटिव का मतलब यहाँ है वो रिप्रेजेंटेटिव तो हैं बट ऑन रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनको भी कोस्ट पे करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल ए बी वर्ड्स एंड अदर्स वर्सेस एक्स। तो यहाँ जो भी सूट की कॉस्ट होगी या अदर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी पे करेंगे क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड है। बट अगर कोर्ट ऑर्डर करे तो जो अदर्स में जितने भी पर्सन्स आते हैं जो उस सूट में रिप्रेजेंटेटिव हैं क्योंकि उनका सिमिलर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उनको भी कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है। यहाँ ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 91-92 ऑफ सीपीसी और सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये ऐसे सेक्शन है जिसमें इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में पब्लिक नोटिस पब्लिश करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 91-92 ऑफ सीपीसी एंड 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पब्लिक नोटिस पब्लिश करना मैंडेटरी नहीं है रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी। सेक्शन 91 ऑफ सीपीसी डील करता है पब्लिक न्यूइसेंस से और अदर रॉन्गफुल एक्ट अफेक्टिंग पब्लिक। फॉर एग्जांपल अगर एक लोकेलिटी में कोई एक हाउस है जो प्रोस्टिट्यूशन के पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए उस पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव सूट इंस्टीट्यूट करेगा, क्योंकि उस एक्ट से जो भी उस लोकेलिटी के पीपल हैं इनहेबिटेंट से सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट तो इंस्टीट्यूट होगा, पर उस कंडीशन में कोई भी पब्लिक नोटिस पब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 92 ऑफ सीपीसी की बात करें तो ये डील करता है पब्लिक चैरिटीज़ से। जब भी पब्लिक चैरिटीज़ का सूट इंस्टीट्यूट होगा तो जो भी पर्सन है जिन्होंने उसमें चैरिटी दिया उन सबके भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट इंस्टीट्यूट होगा, पर उन सबको नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जब भी कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र होगा इमोरल प्रॉपर्टी का क्रेडिटर्स को डिफीट करने के लिए, उस कंडीशन में भी एक क्रेडिटर सब क्रेडिटर के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव सूट इशू इंस्टीट्यूट कर सकता है और उसको पब्लिक नोटिस पब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 एक्सेप्शन है उस जनरल रूल के जिसमें नोटिस पब्लिश करना मैंडेटरी है रिप्रेजेंटेटिव सूट में। फर्स्ट एक्सेप्शन इज सेक्शन नंबर 91 ऑफ ICPC, सेकेंड इज 92 ऑफ CPC एंड थर्ड वन इज 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट।
अगर हम रिप्रेजेंटेटिव सूट में केस लॉज की बात करें तो अभी एक रिसेंट केस है एमवी नारायण वर्सेस पेरियादन नारायण नायर 2021 का केस है। इसमें केरला हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अगर एपलेट स्टेज पे जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है उसमें कोई नोटिस पब्लिश नहीं किया गया तो इससे वो जो अपील है वो इनकॉम्पिटेंट नहीं होती वो अपील फिर भी वैलिड होगी। अगर हम सेकंड केस की बात करें तो राम मंदिर अयोध्या का केस है। इसका जो टाइटल है वो है एम सिद्दीकी डी वर्सेस महन सुरेश दास एंड अदर्स। यहाँ पे महन सुरेश दास है, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड कौन है, महन सुरेश दास, और अदर्स में ये पर्सन इन्वॉल्व हैं निर्मोही अखाड़ा, भगवान रामलला विराजमान, ऑल हिंदू महासभा, राम जन्मभूमि न्यास। तो इन सबको रिप्रेजेंट किया इस केस में महन सुरेश दास ने। से रिप्रेजेंटेटिव सूट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तीसरा जो हमारा केस है वो जो है मस्जिद शहीदगंज वर्सेस श्रोमणी गुरुद्वारा। इसमें एक साइड जो है उसने मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया था और दूसरी साइड ने सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया था। इसमें दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्प्यूट था। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी एक पर्सन बहुत सारे पब्लिक के जो इंटरेस्ट है उन सबको रिप्रेजेंट करता है और रिप्रेजेंटेटिव सूट में भी यही होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है चलिए क्लियर करते हैं। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करें तो इसमें लोकस स्टैंडाई होता है। जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उसी लोकल कोर्ट में जिसको जो रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पे जो केस है वो फाइल होगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करें तो इसमें लोकस स्टैंडाई का कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता। ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में फाइल हो सकती है। सेकेंड पॉइंट इज पर्सन फाइलिंग द सूट मस्ट हैव द पर्सनल इंटरेस्ट इन द सूट। अगर रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो जो पर्सन फाइल कर रहा है सबको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ऐसा नहीं है। अगर पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं भी हो तो भी पब्लिक के बिहाफ पे कोई भी पर्सन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकता है। थर्ड इज कम्युनिटी इंटरेस्ट इन्वॉल्व। जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है उसमें एक सेलेक्टेड किसी भी कम्युनिटी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को, या एक प्लेस की लोकल इनहेबिटेंट्स को पब्लिक न्यूसेंस के केस में। बट जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसमें पूरी पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। फोर्थ पॉइंट इज द पर्सन हु इंस्टीट्यूट द सूट मस्ट बी एग्रीव्ड। रिप्रेजेंटेटिव सूट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पर्सन सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है वो खुद एक एग्रीव्ड पार्टी हो। बट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये सब मैंडेटरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसमें MC मेहता ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी कि 14 ईयर्स से छोटे जो भी बच्चे हैं उनको हैजार्डस इंडस्ट्री में काम करने से बैन लगे। तो उस कंडीशन में ना वो खुद एग्रीव थे, ना वो एक एग्रीव पार्टी थे, ना उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट था, फिर भी वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उन्होंने फाइल की और बाद में ये रूल बन गया 14 ईयर्स से छोटे बच्चों को आप हैजार्डस इंडस्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और रिप्रेजेंटेटिव सूट में डिफरेंस। आई होप आज के वीडियो लेक्चर में आपको रिप्रेजेंटेटिव सूट से रिलेटेड सारे डाउट्स एंड क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर। और इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है और फिर आपको अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे किसी और एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। स्टे ट्यून्ड विद लॉ विद फ्लो फॉर मोर सच videos. Thank you so much.